बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 जून साल 2018, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 28 रमज़ानुल मुबारक 1439 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज जेठ की 30 तारीख साल 2075 बिक्रमी और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते। बेशक बेशक। लैब बच्चा, सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन आ गई है मोहतरम शमशाद अख्तर साहिबा की कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो IMF के बेल आउट पैकेज की तरफ नहीं जा रही। चले, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि अच्छी बात है। हम भी यही कह रहे थे कि जी आपका मैंडेट नहीं है और आपको ये पड़ी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कि आप IMF की बात करें, लेकिन चूंकि उन्होंने की थी और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हुआ जिनके अंदर खाकसार भी शामिल था कि ये आप कौन है जी, काफ़ी लदे हुए थे उस पर। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी बहुत सारी बातें की उन्होंने, लेकिन एक उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इसके लिए नहीं जाएंगे, टैक्स अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वैसे टैक्स की बात आई है तो ये बात भी हो जानी चाहिए कि जो एमनेस्टी स्कीम हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, उसके तहत 1000 से कुछ ज्यादा रिटर्न्स फाइल हुई है। अच्छा जी। यानी 1000 बंदा जो है उन्होंने उस टैक्स एमनेस्टी से फायदा उठाया है। बस मुबलग 1000। और लेकिन दादाजी साथ के साथ शमशाद अख्तर साहबा ने यह भी तो फरमाया ना कि पब्लिक डेट बढ़ता ही चला जा रहा है। पब्लिक डेट बढ़ता चला जा रहा है और पब्लिक डेट कम होगा। जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि ये जो हमने बिजली घर लगाए हैं इनसे फैक्ट्रियां चलेंगी और वो फैक्ट्रियां एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करनेगी। अब यार ट्रेजेडी देखो ना, हमारा बिजनेसमैन कोई भी आला लेवल की कोई सनत लगा ले तो उसको चलाने के लिए आपके पास अफरादी कुव्वत ही दस्तयाब नहीं। यानी एक चीना मीना चलता है और वो पूरी फैक्ट्री के ऊपर रूल कर रहा होता है वहां से। यार हमारे पास कोई एटीट्यूड वाला बंदा नहीं है जो कि अच्छे एडमिन का, अगर हमारे पास नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलेगी भाई? फिर फैक्ट्री लगाने से पहले सोचना चाहिए कि ये फैक्ट्री कैसे फैक्ट्री लगाने से पहले सोचेंगे ना। ये मुसीबत उनको इंडिया में फेस नहीं करनी पड़ती गैर मुल्की इन्वेस्टर को जी। वहाँ की मैन पावर ट्रेंड है वो सो यार। हम जो है पिछले मालूम तारीख में, किसमें मालूम तारीख में अहले पंजाब जो हैं वो लाइफ स्टॉक का काम करते रहे हैं। ये तो आपको पता है, हमेशा से घर में भैंसें बकरियां पाली जाती रही हैं हमारे गांव देहात के अंदर। ये कल्चर का हिस्सा रहा है हमारे। ठीक है, साहिवाल से ऊपर ये कल्चर खत्म हो गया है और बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गई है और बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आजकल गांव के अंदर देहात के में एक आध गाय भैंस जरूर होती है। कट्टा भी होता है उसका जो खुल जाता है लेकिन वो गाय भैंस जरूर होती है हमारे गांव देहात में। और घर में जो सबसे वेला शख्स होता है उसको कहते हैं और कोई नहीं कहता मजा नु पट्टे पाया कर है। अब हम भैंसों को चारा डालने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर, और हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। फिर इल्जाम लगता है एजेंट आ गए। फिर हम उसका इल्जाम लगाते हैं कि एजेंट आ गए। ये चौधरी साहब जो है, आपने चौधरी परवेज लाई साहब के साहबजादे मुनिस लाई साहब, इनकी जो कंपनी है प्रेमा जो दूध बनाती है अल-तहूर प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर सारी वर्कफोर्स इंडिया से इंपोर्ट हुई है। और ये नहीं कि पहली सटे इंपोर्ट हुई हो, ये प्लांट लगा, चलाया गया, पाकिस्तानी मैन पावर से फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। उन्होंने फिर गोरे को बुलाया कि भयन, उन्हें कहा भयन लोगों का एटीट्यूड नहीं है काम करने वाला, वर्कफोर्स मैं आपको देता हूं, प्लांट आपका कामयाब हो जाएगा। उसने वर्कफोर्स इंडिया से इंपोर्ट की, दोबारा प्लांट चला, मुनाफे में चल रहा।
तो क्या मसला हुआ उस वर्कफोर्स के साथ, ये बताएं ना जरा हम। ये उस खत्ते में हो रहा है जहाँ लोग डेयरी से अटैच्ड हैं पिछले कई 100 साल से। इसका मतलब है कि नंबर 1 एटीट्यूड नहीं है हमारे वर्कर का, नंबर 2 उसके पास मतलूबा स्किल भी नहीं है, तीसरा वो काम करके रास्ते भी नहीं है। 1984-85 के अंदर जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुई थी हमारी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, GTZ उस वक्त होता था, जर्मनी की एक NGO जिसने यहाँ पे टीचर को ट्रेन किया था कि ये ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री पे बात करेंगे। और उसके बाद अब कितने साल के बाद, तकरीबन 34 साल के बाद, देखो ना, 1984, 1994, 2004, 1914, 34 साल, हाँ 34 साल के बाद अब चाइना ने हमें एक मैन पावर ट्रेनिंग का जो अपर लेवल की होती है, उसके पिछले दिनों लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह हुआ ये TTC गुलबर्ग के अंदर, ठीक है जी। और अब जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग उनके ऑपरेटर को मिलेगी। ये दिन भी हमने देखना था, ठीक है, यानी 34 साल हमने अपनी टेक्निकल एजुकेशन को हाथ ही नहीं लगाया। हालांकि टेक्नोलॉजी दादाजी हर गुजरते दिन के साथ चेंज होती है। यार तू ये देख, हमारे घर में नया AC चलना था तो हमने बुलाया बंदे को, तो बंदा आ गया, एक कहता जी ये तो दोनों लाइनों में पावर आ रही है, तो मैं तो नहीं लाता AC। फिर हमें अपने इलेक्ट्रिशियन को जहमत देनी पड़ती कि यार तू आ जा, ये सोच तो लगा गया, चला के नहीं गया। यार आप अंदाजा करें कि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसने कौन सी तार कहाँ पे फिट करनी है, जाते जाते 100 रुपया ले गई कि मैं आया था, वो आने जाने का 100 रुपया ले गई। ऐसे लोग ना अल्लाह के आसरे पे तार लगा देते हैं, तार लगा देते हैं, और जिसका आगे इक्विपमेंट उड़ जाए वो उसकी किस्मत है। ब्रेकर बंद हुआ सो हुआ, नहीं तो इक्विपमेंट तो बंद हो ही जाएगा, बंद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो भाईजान ये इशू है इस वक्त, बड़ा खौफनाक इशू है कि 8 करोड़ बच्चा हमारे पास ऐसा है जो कि बच्चों की सफ में शुमार होता है, और अहलियत उसके पास एबिलिटी कोई नहीं है, और एबिलिटी कोई नहीं है, और उसका एबिलिटी हासिल करने का कोई महारत हासिल करने का कोई इरादा भी नहीं है। ये दुख की बात है। वो कहता जी लुट के खा गए, नवाज शरीफ लुट गया, इमरान खान लुट गया, जरदारी लुट के खा गया, तो मैं वेला बैठा हूं। मैंने तू अपना काम ते करना, वो लुट के खा गया, उन्होंने कानून पूछ लेगा या अवाम पूछ लेंगे उनको, लेकिन आप अपना काम तो करें, अपना काम नहीं करते, ठीक है। फिर ये लोग, अगला ट्रेजेडी बताऊं क्या होती है, ये लोग ना माँ प्यो का जेवर बेच के, प्लाट शलाट बेच के ना बाहर कहीं चले जाते हैं। कोई कतर टुर गया, कोई UAE टुर गया, कोई बहुत ही छलांग लगाई उसने तो अमेरिका टुर गया, बरतानिया टुर गया, और वहां पे जाके जिसके घर में ये लेटते हैं जाके, या जिसके ऊपर जाके वजन बनते हैं, ठीक है, 8-8 हफ्ते जो है वो इसी बात में इंतजार करते रहते हैं क्या करें। अगर यही शख्स यहाँ पे महारत लेके और प्रैक्टिस करके गया हो, जानदी सारी ठूके ना वहां पे काम पे नहीं सोचेंगे, सोचो विचार 8 हफ्ते 10 हफ्ते, कई लोग 3-3 4-4 माह है कि वापस आ जाते हैं। नहीं यार दिल नहीं लगा, दिल की नहीं लगना, मरे तेन कुछ आंदा हो तो दिल लगे ना। अच्छा फिर आपने एक चीज देखी है, पाकिस्तानी लेबर के मुतालिक शिकायतें हैं, वहां जाके लड़ पड़ेंगे। एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। यानी मैंने देखा है कि 1-2 पार्टियों के अलावा जो कि बड़ी कमिटेड हैं, पाकिस्तान के जो वहां पे HR सप्लायर होते हैं या मैन पावर सप्लाई होते हैं, वो पाकिस्तानी लेबर नहीं रखते, वो इंडियन रखेंगे, बांग्लादेशी रखेंगे, फिलिपीनी रखेंगे, हैं, वो नहीं रखते। और वजह क्या होती है? वजह यही होती है। ठीक है दादाजी, वापस आए, जो डॉलर की उड़ान है वो तो अपनी जगह जारी है, लेकिन दुख की बात यह है कि स्टेट बैंक कहता है कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। स्टेट बैंक की मुदाखलत ना करना एक अहमकाना मसला है। बुनियादी तौर पे ये वो दिन होते हैं, मैं पहले भी एक जगह पे TV पे बोल के आया हूँ, ये वो दिन होते हैं जहां जिस महीने में मैक्सिमम ज़र मुबादला पाकिस्तान आता है। अगर बाकी महीनों के अंदर $1 अरब महीना आता रहा है, तो इस महीने में $2-2.5 अरब आता है, क्योंकि इस महीने में बाहर ज़कात भी आनी है, खैरात भी आनी है, सदका भी आना है, उसके बाद किसी ने ईदी भी भेजनी है अपने बहन भाइयों को, वो भी पैसे भेजता है, हर तरह के पैसे भेजता है। और हमने उस वक्त भी अपने प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, पहली रमज़ान के प्रोग्राम में हमने अर्ज किया था, हमारी बहुत सारी ओवरसीज लिसनरशिप है कि यार अल्लाह के बंदो, पैसा जो है वो ऑफिशियल चैनल से भेजना, ठीक है, करेंसी डीलर के जरिए हुंडी हवाला ना करना, ताकि हमारे मुल्क को, हमारे
कौम को फायदा पहुंचे इसका ज़रिए मुबादला कर। ठीक है, तो हमारी भी कुछ $2-4 तो हमारे कहने पे भी आ जाते होंगे इस तरह से, लेकिन बहरहाल ये एक रवैया होना चाहिए। हमारे जो दोस्त हैं वो हमें बताते हैं कि इंडियन लेबर जो है वो लाइन में लग के बैंक अपने बैंक में पैसे जमा कराती है वहां पे, ताकि उनके मुल्क में बैंकिंग सोर्स से जाएं, और पाकिस्तानी लेबर जो होती है वो लाइन में लग के हुंडी वाले को पैसे देती है। वो अलग बात है कि साल में एक दफा रो भी रही होती है और दौड़ गया, पैसे लेके दौड़ गया, इसी लालच को ना कि रेट अच्छा मिल जाता है और फौरन पहुंच जाता है। रुपया $2 का फर्क पड़ जाता है यार, $1 के पीछे या 1 दिरहम के पीछे 20 पैसे का फर्क पड़ जाता है। लेकिन प्राइस कॉन्शियस है, जाहिर है हमारे लोग, तो वो 20 पैसे के पीछे पूरी एक आध कंसाइनमेंट ही गवा बैठते हैं, एक आध ट्रांजैक्शन ही उनके हाथ से निकल जाती है। 122 रुपए तक दादाजी डॉलर पहुंच गया। 122 रुपए 50 पैसे का गुज़िश्ता रोज मार्केट में हाई लगा। अच्छा, डॉलर का, लेकिन वापस आया ना 119 रुपए 5 पैसे पे क्लोजिंग। वो कल आया था, 120 से ऊपर, आज फिर चला गया ऊपर। जी ऊपर, डॉलर ऊपर ही ऊपर। मुझे लगता है ये 140 पे ना चला जाए। नहीं यार, IMF ने कहा था ना 140 का डॉलर करके हमारे पास आना। ठीक है, लेकिन IMF के पास नहीं जाना हमने, तो ठीक है भाई, फिर उसको यार उसको ना हम मतलब कि इसका मतलब है 125 पे ब्रेक लगेगी इसकी। 125, हाँ जी पहुंच गया 125 तक। दूर कौन सा रह गया? कितने पे गया आज? 122.50 का हाई लगा और कल यानी कि जी कल, और 121.50 पे वो क्लोज हुआ है। 121.50 ओपन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरबैंक में इंटरबैंक वाली यार, इंटरबैंक में आप जरा थोड़ा सा नीचे कर लें। नहीं, 119-20 ही होगा दादाजी। मेरी तरह ना निकाल, मेरे अंदाजे गलत ना कर। 120 रुपए 5 पैसे इंटरबैंक का रेट है। 120 रुपए 5 नहीं यार, 119 रुपए 50 पैसे। बाइंग सेलिंग का डिफरेंस भी तो डालना ना। अच्छा, तू सेलिंग वाला ही डाली। 119 रुपए 60 पैसे और 120 रुपए 5 पैसे, 15 पैसे। चलो भाईजान, इसका मतलब है 120 तक पहुंचा दिया हमने जी। और बैठे बैठाए कर्जे बढ़ गए, चीजें महंगी हो गई, अफराते ज़र हमने इंपोर्ट कर लिया। चलो भाई आगे चलो। तरसीलाते ज़र की खबर है, लेकिन दादाजी पढ़ के कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। की मतलब? माली साल के इब्तिदाई 11 माह में 18 अरब डॉलर से जायद की तरसीलात। इशू ये है कि हम 20+ टारगेट कर रहे थे, एक महीने की रेमिटेंस डाल के भी ये 20 का हिस्सा नहीं है। बुरो ना क्यों? रमजान अल मुबारक। दादाजी 2 अरब डॉलर कर लें हैं? 20 बमुश्किल तमाम पजनस के जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो 20 पूरे हो गए। दादाजी ऊपर जाना चाह रहे थे, सागदार साहब ने कहा था ऊपर जाएंगे हम। 20 पूरे हो गए, ठीक है, 21-22 पे जाएंगे। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। अच्छा जी। 15 जून से 18 जून तक जुमा, हफ्ता इतवार और पीर को ईद उल फितर के मौके पर बैंक और तमाम मालियाती इदारे बंद रहेंगे। बहुत अच्छा। ये दादाजी वो जो आप क्या कहते हैं पूंड लड़ा है डॉलर को, डॉलर को पूंड, मुर्गी को भी लड़ गया है। अच्छा किया है। 2 दिन में 22 रुपए फी किलो ब्रायलर महंगा। ये कराची की खबर है लाहौर की? लाहौर डेडलाइन से मैंने खुद ऑब्जर्व किया दादाजी। अच्छा जी। 254 रुपए तक जा पहुंचा। मैं भी कहा कि अपना यासीन जेड़ा मैनू वाजा के मारन सस्ता हो जाए ना तो फिर नहीं वाज मारदा। ठीक है, महंगा हुआ तो कहता आए नहीं तुसी दादे हो, इतनी देर हो गई है, चिकन ही नहीं लेके गए। मैं कहा अच्छा मैं चक्कर लाना। अब पता चला है कि वो जनाब क्यों मुझे मसूफ जो है आवाजें लगा रहे थे। और अभी ईद आनी है। ईद पे एक जंप तो आया करता है। चिकन की प्राइसेस जो हैं वो पूरे रमजान में डिप्रेस रहती हैं, ठीक है, और बल्कि लोएस्ट लेवल पे चली जाया करती हैं, लेकिन ईद के इर्द गिर्द आके फिर ये ऊपर आता है और ईद के बाद फिर शादियों का माहौल वगैरह बहाल हो जाता है, तो वो उधर को फिर उसकी प्राइस सस्टेन कर। चिकन को असल मार पड़ती है बकरीद पे जाके, हाँ, जब एकदम कोलैप्स करता है। 2 से 2.5 महीने तक जब तक लोगों का गोश्त बचा रहता है तब तक चिकन को कोई मूल नहीं लगाता। दादाजी चीनी की पैदावार में 16% कमी हो गई है। बुनियादी तौर पे होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछली चीनी बहुत ज्यादा थी और सरकार ने फैसला करते वक्त लेट काम किया। फिर वो 3, 4, 5 शुगर मिलों का मसला चल गया ना, जो साउथ में मुंतकिल हुई थी, याद है ना जी? हाँ, कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। बिल्कुल। ये रैकेट एंड बेनेक्सिर है मारीपुर फैक्ट्री शमसी तवन्नाई पर मुंतकिल कर। अच्छा, मैं शायद फैक्ट्री कहीं मुंतकिल नहीं, डेवलपमेंटल न्यूज है। चलो जी। दादाजी ये इलाके का नाम क्या है? कर्क में ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी हासिल कर ली गई है। जी बिल्कुल ठीक है। छोटी ऑयल रिफाइनरी होती है तो उसके लिए
ये ज़मीन हासिल कर ली गई है। केपी के गवर्नमेंट ने इस हवाले से जाते जाते कोई एग्रीमेंट फरमाया था तो चलते में दादाजी फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो गया और खेलों की बरामदात में सिर्फ 7% का इजाफा। हाँ, तो फुटबॉल जो है हमारे यहाँ से वो छीन के ले गए ना थाईलैंड वाले या दूसरे तीसरे। लेकिन दादाजी उनकी मशीनी सिलाई सही नहीं पड़ रही, फुटबॉल घूमता नहीं है। फुटबॉल घूमता नहीं है और एकदम हाइट पे जाके नीचे आता था, ये प्रॉब्लम था। लेकिन उन कंपनियों ने जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी की थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुटबॉलर को लगाए पैसे। तो फुटबॉलर ने कहा हमने इसी फुटबॉल से खेलना। कैपिटलिज्म। तो नतीजे के अंदर वो फुटबॉल की खूबसूरती खत्म होगी, लेकिन लोगों ने दिहाड़ियां लगाई उसके अंदर और हम मारे गए उसमें। अब हमारा फुटबॉल जो है इस दफा आया है वापस। आपको पता है इस दफा हमारे फुटबॉल पे खेला जा रहा है। अच्छा जी। आओ, ब्राजीलियन बड़ा पसंद करते हैं सुना हमारा। हाँ, ब्राजीलियन पसंद करते हैं और हमारे फुटबॉल पे इस दफा वर्ल्ड कप हो रहा है। हाथ से सिला हुआ फुटबॉल की वापसी हुई है जी इस वर्ल्ड कप में। बड़ी खबर ये है। और रूस तो तुम्हें को पता है ना, फिर वो बड़ी रंगबाजी करता है। उसने हमारा फुटबॉल खला में भी भेजा है, जो उसकी खलाई शटल नहीं है, वहां पे उसके खिलाफबाजों ने खला में फुटबॉल खेला है। हम इसी बात पे खुश हैं कि जिसको ठुडे पड़ रहे हैं वो हमारा फुटबॉल अब दादाजी इंपॉर्टेंट बात यह है, 18 का साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप और 19 क्रिकेट। दादाजी कमाई के दिन है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के कमाई के दिन है। और आप कह रहे हैं ना 7% इजाफा हुआ है, इसकी कंसाइनमेंटें तो पिछले साल चली गई होंगी। अब तो वहां पे मौके पे बिकने वाले दिन है, ठीक है ना जी। सियालकोटी मुंडिया ने भला की करने, क्या उन्होंने जनाब फुटबॉल बांधने हैं और जाके पहुंच जाना गली मोहल्ले च खलो के बेचने होते फुटबॉल। ठीक है। FATF के बाद जो मामला इस वक्त मौजूद बहस है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी ब्लैक लिस्टिंग का खतरा जो है मंडलाने लग गया पाकिस्तान पे। जी बिल्कुल, हम कोई अच्छे इकदाम नहीं फरमा रहे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से $5 अरब हमारा साबिक वजीर आजम निकाल के ले गया। जब हम इस तरह की हम बातें फरमाएंगे तो फिर इस तरह के इल्जाम तो आएंगे ना। दादाजी हम पे पाबंदी आप बताएं, मैं पिटा था बकायदा इस बात पे, एमको क्या कर रहे हो, ठीक है, सारी क्रेडिबिलिटी उल्टा दी जी। यूरोपियन यूनियन ने भी अब कह दिया है कि आपको हम खबर पढ़ पूरी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालने का फैसला मामूली बात नहीं, मुल्क मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन और सऊदी अरेबिया जैसे बेहतरीन दोस्तों की हमायत हासिल है, पीछे हट जाना जो है वो अच्छा नहीं होगा। दोस्त ममालिक से रुजू कर रहे हैं और उनका नुक्ता नज़र तब्दील करवाया जा रहा है। लॉबिंग हो रही है पाकिस्तान के लिए। ला भी बचा, खबरें भी बहुत हैं, लेकिन पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, वक्त फाल है। साबिन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। अगर आप कामयाब कैरियर की तलाश में हैं, तो ज्वाइन कीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और बने प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ACM में, FCM में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन से फारिगुल तहसील तलबा के लिए दाखिले जारी हैं। ICMAP लाया ज़हीन तलबा के लिए शानदार स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी और बोर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप्स। BCom, MCom, BBA और MBA डिग्री होल्डर्स के लिए डायरेक्ट एग्जाम्शन। शानदार माजी की 65 साल तारीख, जिसके तुलबा CEOs और CFOs जैसी टॉप पोजीशंस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ICM में पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा, 42 फिरोजपुर रोड, नस्ब LOS लाहौर। फोन नंबर्स 042-111-042-262, मोबाइल नंबर 033244555890। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें। 0800-78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। UK फॉर्म लाया
आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800 78601। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। सामईन किराम, दादा पोता शो तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए facebook.com/दादापोता, facebook.com/DADAPOTA या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी दादा पोता शो में शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में लिखिए DP स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना मैसेज लिखिए और इसे भेजिए 8881 पर 8881-8881। दादा पोता शो अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 4850 315। दादा पोता शो सुनने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप दादा पोता शो सुन सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो दादा पोता शो टेलीग्राम पर भी मौजूद है। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। दादाजी, पहला मैसेज अयान आलम का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी इफ्तिखार चौधरी साहब 2 दफा माजूल हुए और 2 दफा बहाल हुए। कहने वाले ये कहते हैं कि मामला बड़ा गुप्त था, यानी समझ नहीं आ सकी किसने माजूल किया और किसने बहाल कर दिया। नहीं बेटा, वो बुनियादी तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ इल्जामात की एक फहरिस्त थी, ठीक हो गया, जो जुडिशल काउंसिल में भेजी गई। हाँ, और वो फिर इल्जामात की फहरिस्त जो थी उसके ऊपर उस वक्त के सदर मुमलकत जनाब बहादुर कमांडो मुशर्रफ साहब ने उनको बुलाया और कहा कि ये सारी चीजें आपके खिलाफ हैं, तो आप इस पे रिजाइन कर दें। ठीक हो गया? हाँ जी। अब वहां पे जो कुव्वतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि वो रिजाइन करें, और वो मुशर्रफ वो ये नहीं चाहते थे कि वो रिजाइन, उसने एग्री भी कर लिया था। मुशर्रफ साहब का ये दावा है कि वो मौसूफ इल्जामात की फहरिस्त देखने पे एग्री भी कर गए थे। ठीक है। मुशर्रफ साहब ने कहा जी अब मामला खत्म हो गया, तो वो चले गए। ठीक है, तो उस पे कुछ कुव्वतों ने उनको कायल किया। हाँ, मगर कहेंगे तो हम नहीं कह सकते, गद्दारी का इल्जाम लग जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन वो उनको कायल किया गया कि आप रिजाइन न करें, और उसके बाद वो सारा कुछ हुआ, मूवमेंट चल पड़ी। ठीक है, वो मूवमेंट चला दी गई और उसके अंदर जो भी हुआ वो आप उसके हैं। गुप्त काम कोई नहीं, हर चीज वाज़ेह थी। इफ्तिखार चौधरी साहब अपना एक इंटरव्यू दे चुके हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब को इंटरव्यू के अंदर मुशर्रफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि किसने इनको उनके खिलाफ खड़ा किया था। इसलिए हमारा कहना बनता नहीं है, और सारी बातें हमसे ना सुना करें, कुछ आप भी सुन लिया करें। आरिफ हमीद भट्टी साहब का और साबर शाकर का इंटरव्यू जो है मुशर्रफ साहब के साथ, वो पड़ा होगा यूट्यूब पे, वो निकाल के सुन लें। जी। इमरान रस्तू का मैसेज है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि क्या कोई ऐसा बैंक है जो आसान शराइत पर कम से कम शरह सूद पर कर्ज दे 5 लाख तक? ऐसा कम से जो होता है ना कर्ज, उसकी हमेशा शरह सूद ज्यादा होती है। 20,000 का लोन आप लेंगे ना, तो कर करा के बैंक आपसे 40% इंटरेस्ट ले रहा होगा जी, और 20 करोड़ का अगर आप लोन ले लें तो बैंक आपसे 4.5-5% पे मुक जाएगा।
इस वक्त बेस रेट कितना है भला? 6.5 6.5 काइबर प्लस वो पड़ तो जाता है। वो हो सकता है बैंक आपसे 7% पे मुक जाए। ठीक है, ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की ये ट्रेजेडी है कि जो जितना बड़ा मर्जी लोन लेगा उसके लिए शरह सूद उतनी कम होती जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है सैयद मोहम्मद महारवी का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी, महारवी होता है जी, महारवी। हाँ, कहते हैं दादाजी सावल मोड़ मुहारा, ये वहां से मुहार क्या होती है भला? वो जो ऊंट की मुहार, ऊंट की जो नकेल के साथ जो बंदी होती है रस्सी, और उससे लेके आप ऊंट को गाइड करते हैं, वो होती है महारवी जी। महार तो सावल मोड़ मुहारा, जो मुहार पकड़ के चलने वाला है उसे महारवी कहते हैं। सही। तो उससे एक पूरी बलोचों के अंदर एक जात है, एक कबीला है, महारवी कहलाता। तो शायर था एहसन महारवी। हाँ, तो वो महारवी ये इसी कबीले का। अच्छा, रहता है हिंदुस्तान में था, यानी आज जो इंडिया। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती क्या है? बताओ भाई। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पे जो मेडिकल का शोबा है उसमें जो आलात इस्तेमाल होते हैं, एक्सरे मशीन हो गई, सीटी स्कैन हो गई, फलां, उनकी जो नॉलेज है प्लस रिपेयरिंग मेंटेनेंस, वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। मतलब वो काम, इसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं ना, तो उनको चलाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग कहेंगे जी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहेंगे। एक और बात भी हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करनी थी। पिछले दिनों हमारे एक अजीज दोस्त जो हैं, उनकी वालदा के ऊपर भी ये हुआ है कि उनको डॉक्टर ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जी आपके आंख के पीछे एक ट्यूमर डेवलप हो गया। ठीक है, यानी कि आपको आंख का कैंसर हो गया। अच्छा जी, ठीक, और इसका इलाज है कि अब आंख निकालनी पड़ेगी। अब जब पता किया उन्होंने, चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि जनाब कराची में आगा खान में और एक और प्राइवेट जगह पे 2 मशीनें ऐसी हैं कि जिनसे ये ऑपरेशन किए बगैर इस ट्यूमर को अंदर ही ऑपरेट करके निकाला जा सकता है, आंख भी जाया होने से बच जाए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब इस तरफ शायद खादमे अल्लाह हमारी की नजर नहीं पड़ी, या वो है ही बड़ा की कमें, अब की कहें उसको, है उनकी नजर नहीं पड़ी कि पंजाब में कोई एक भी मशीन इस तरह की नहीं है। और पंजाब के अंदर हमारे शौकत खानम से लेके और सारे जो हैं, उन्होंने एक ही इलाज है कि आंख काट दो। अब ये कोई हल तो ना हुआ? ये हल तो नहीं है ना, जबकि दुनिया में उसका हल आ चुका है। 60 करोड़ की मशीन है जो वो ऑटोमेटिक उसको ऑपरेट कर देती है, डॉक्टर की लोड नहीं होती उसमें। सिर्फ 60 करोड़ बस? जी। अब मसला ये है कि 60 करोड़ की वो मशीन अगर लगी हो तो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर सैकड़ों लोगों की आंखें बचें और वो उस टॉर्चर से भी ना गुजरे। हफ्ते का सारा ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया, तो हम इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। अब अगर आइंदा आपको मौका मिले, उनको मौका ना भी मिले, जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, उनको पंजाब में ये लिस्ट लानी चाहिए, ये मशीन लानी चाहिए। सही बात है जी। रिजवान सईद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी DHA सिटी लाहौर के जो मुतासरीन हैं उन्होंने 1 मिलियन खर्च के लाहौर हाई कोर्ट में केस किया। 6 महीने के बाद कोर्ट ने ये कहते हुए केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये मामला तो पहले ही नैब में चल रहा है। हाँ जी। कहते हैं दादाजी अब जो मुतासरीन है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, सूदमंद होगा सुप्रीम कोर्ट जाना? देखिए, जब नैब में मामला चल रहा है तो नैब से उसका आउटकम आने, तो मेरा ख्याल है ये मामला नैब से आगे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर आप मुझे, मेरी अकल साथ देती है, मेरी याददाश्त, तो ये पहले ही शायद सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसमें उनके वारंट जारी हुए, पता नहीं वो नैब कोर्ट में जारी हुए। वो जो कियानी साहब के भाई साहब नहीं है जी जी, अरसलान कियानी के क्या नाम है उनका जो वारंट जारी हुए हैं पिछले दिनों वजारत दाखिला के कहने के ऊपर, वो इसी केस में हुए? वो इसी केस में हुए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जमीन खरीद के फराहम करनी थी। लैंड एक्विजिशन उनके काम था, उनका और उनके पार्टनर का, कामरान कियानी जी, और साथ वो हमाद को पकड़ा हुआ था। हाँ जी, वो अंदर ही है, वैसे हमाद अंदर है, कहने तो अंदर नहीं है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला पूछते हैं दादाजी PTI के टिकट्स के मामले पे जो लेदे हुई, क्या यही मुल्क के साथ भी होगा? लगता यही है, बिल्कुल बचगाना अंदाज के अंदर वो काम किया गया। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 8 लोग ऐसे हैं जिनको डबल टिकट दी गई, तो इन 8 लोगों की जगह 8 लोग तो और अकोमोडेट हो सकते थे। खान साहब ने जुबानें तो बंद होना। हाँ, खान साहब ने खुद 5 टिकटें रखी। ठीक हो गया। नंबर 2, नंबर 3,
बहुत सारे लोगों ने जिनके अंदर फिरदौस आशिक अवान भी शामिल है कि जिसने कहा कि जनाब कौमी असम्बली की सीट टिकट मुझे दें और नीचे 2 सूबाई की जो है वो मैं खुद फैसला करूंगी मेरे साथ कौन लड़ेगा। ज्यादा फटा यहां से पड़ा। या तो पार्लिमानी बोर्ड जो था उनका वो अपनी इस बात के ऊपर इसरार करता कि नहीं बीबी फैसला डिसिप्लिन का है तो डिसिप्लिन के तहत ही होगा। अपने चौधरी साहब जो हैं ये लाहौर में इजाज चौधरी साहब, उन्होंने भी यही किया कि कौमी असम्बली की मैं टिकट ले रहा हूं और नीचे फैसला मैं खुद करूंगा मेरे साथ कौन लड़ेगा। बस हर बंदे को बॉस बनने का शौक है। नहीं बॉस बनने का शौक कि मैं फैसला करूं। नहीं मेरी जान, आप समझ ही नहीं रहे गेम को। अब ये ना कहिए कि पैसे खाने हैं बीच में से। नहीं पैसे भी नहीं खाने भाई, इलेक्शन लड़ना है ना। 3 से 4 करोड़ की गेम है कौमी असम्बली के इलेक्शन का। अगर आपने नीचे अपनी मर्जी का बंदा लिया तो खर्चा वो उठाएगा ना। अच्छा, फाइनेंसर लिया ना बेसिकली आपने अपने नीचे। हाँ, वो 2 मिल के खर्चा करेंगे। वो 2 मिल के खर्चा करेंगे, हर बैनर पे इनकी तस्वीर भी छपेगी और हम साफ छुट जाएंगे। और हम जनाब 20, 25, 30 लाख के अंदर इलेक्शन लड़के फारिग, हारे जीते बाद की बात। इसमें भी सियासत हो रही है, इसमें भी फाइनेंशियल सियासत पॉलिटिक्स हो रही है। इसलिए तो हम अपने प्रोग्राम को पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम कहते हैं ना। यहाँ पे समझ कर लो वाली बात आती है। अंदर समझ कर बुनियादी तौर पे अपने नीचे सीट के ये जो अल्लाह भला करे तुम्हारा साइयों को टिकट जो दी है वो भी इसी असूल के तहत पीटीआई ने दी है, क्योंकि ये असूल पीएमएलएन नहीं मान रही थी उनका, तो उन्होंने कहा हम उधर से टिकट ले लेते हैं। ठीक है, वो तैयबा ज़िया चीमा ने तो वाह बक बक कर छड़ी। वो सोशल मीडिया पे घूमी जा रहा है, हजूर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तैयबा जानती भी नहीं, पता नहीं कौन है, अमेरिका च रहती है। वो उसने जो कुछ कह दिया है, अब उसके बाद हम तो चुप हैं भाई, हम तो उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते। जी, फरहान मकसूद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी देखें बंदे ने बात याद रखी हुई है। कहते हैं बीबीसी को खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो जो यूके में एक फर्म हायर की थी, ये उसकी कारकर्दगी? हाँ जी, उसकी कारकर्दगी है, लेकिन सवाल के ऊपर को बीबीसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और दूसरी बात यह, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे सवाल थे कि जिसका जवाब खान साहब को ना आता होता। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बता रहे होते हैं कि जनाब इतने हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, इतना ये किया है, तो ये डाटा उन्होंने भी दे देना चाहिए। वो पूछन डी तो कितने अस्पताल बनाए हो, कहता तमाम सर्वे में हमारे डबल हो गई। ये कोई जवाब तो ना हुआ। लेकिन बीबीसी वाली बीबी जो है वो पाकिस्तानी साहबियों को जी वो साफत करना सिखा गई है कि साफत होती है। वो तो फिर नून लीग ने उसको बैठ के चंगा रिड़का है ना, ठीक, और अभी तक रिड़क रही है। ये मुझे कोई पटवारन लगती है। उसको उन्होंने नून लीग की पटवारन भी कह दिया है। मैंने भी कहा है उसको, मैंने तो तंज किया कि देखिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस वक्त 2-3 लीडर हैं, ठीक है, बड़े लीडर जिनको हम कहें। ट्रेजेडी है, बदकिस्मती है, लेकिन है। उनमें एक खान साहब है, ठीक है, एक मियां नवाज शरीफ और एक जरदारी साहब। जरदारी साहब अपने साबका जियाले के अलावा किसी को इंटरव्यू नहीं देते। अच्छा, जो उनका एंकर जियाला है, एंकर जो है वो कभी अपनी जिंदगी के अंदर जियाला रहा हुआ है, पीपल्स पार्टी से उसकी है, उसके अलावा वो किसी को तो सलीम साफी को भी इंटरव्यू देते हैं। कहाँ देते हैं? एक दिया नहीं था इंटरव्यू, वो कोई और अरेंजमेंट होता है। अच्छा, वो अपनी जरूरत, अदरवाइज पहली प्रायोरिटी उनकी जियाला होती है, नहीं तो फिर अरेंजमेंट करें आप, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हैं? यहां तक मेरी बात क्लियर होगी आपके लिए। नवाज शरीफ साहब किसी को इंटरव्यू ही नहीं देते। वो एक गैर मुल्की खातून को उन्होंने इंटरव्यू देने की कोशिश की थी और उसने इल्जाम लगा दिए थे जाके, लिहाजा उसके बाद वो तायब हो गए, वो अब इंटरव्यू देते ही नहीं किसी को। ले दे के रह गया इमरान खान, ठीक है, इमरान खान के कई चोर सोचा चोर सोचा आओ, ठीक है, खातून एंकर है तो वो नई मुल्क से राब्ता करे, इंटरव्यू हो जाएगा। मर्द एंकर है तो ऑन रिजवी से राब्ता करे, इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। कई चोर सोचे ना खान साहब के। जी जी। तो खान साहब को अप्रोच किया जा सकता है और अप्रोच किया जाता है। इन और भी कोई चोर सोच होंगे इनके जरिए, और खान साहब इंटरव्यू दे देते हैं। ठीक है, उनका ख्याल होता है केड़ा है, बैठो, क्या बात है, सवाल करने, करो जल्दी करो। ठीक है, 30 मिनट में मेरे पास, आई हैव ओनली 30 मिनट, यू नो। ठीक है, वो 30 मिनट के सवाल जवाब करके ना उसके अंदर इंट्रो एक्सट्रो डाल के तो अपना 35-36 मिनट का इंटरव्यू बना लेता है। आज मैं इमरान खान का इंटरव्यू किया है, तो एंकर की भी अपने ऑफिस के अंदर जरा मैंने एक हेड ऑफ पार्टी या एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर लिया। सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब
इस सूरत के अंदर खान साहब को ऐसे सवाल नहीं करता वो एंकर या एंकर नहीं कि दोबारा वो उससे मिलने से इनकारी हो जाए। हाँ, जो तबाह नाजुक पे गरां गुजरे, लिहाजा वो चापलूसाना इंटरव्यू होता है। सही है, जो पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान में होता है। जबकि ज़ैनब बदावी को पता है कि मैंने आज इसका इंटरव्यू किया है, पता नहीं कुछ 4 साल बाद कितने दी बारी आएगी, ना मैं पाकिस्तान जाना है, ना मैं अलीम खान के जहाज से झूटे लेने, मैनू की पई है कि मेरी चापलूसी करा। उसने काम को खींच दिया। तो वो जेन्युइन सवालात किए और मैं नहीं समझता उसके सवालात में कोई हॉस्टिलिटी थी। अगर होता ना यहाँ पे टिम सेबेस्टियन तो पार राय देता खां को। उन्होंने सबसे सॉफ्ट एंकर बिठाई और वो खान साहब आगे से जब सवाल गंदम जवाब चना वाली बात कर रहे थे तो सिर्फ स्माइल दे रही थी, वो काउंटर नहीं कर रही थी आगे से। जी, सिर्फ इतना कहा मेरा सवाल, ठीक है, वो सिर्फ काउंटर नहीं कर रही थी आगे से, वो सिर्फ सवाल कर रही थी। अगर यहाँ पे बैठा होता ना टिम सेबेस्टियन जैसा कोई सुअर एंकर, ठीक है, उसने पार आए देना था, लग पते जाने थे, कोई पता नहीं खान साहब वॉकआउट कर जाते। जितना हार्ट टक बेसिकली उसका प्रोग्राम था, वो छोड़ के तो रप्टली टीवी, रशियन टीवी RT में चला गया हुआ, वहां पे करता प्रोग्राम। सही, तो ज़ैनब कैसे आ गया? तो ज़ैनब ने एक रूटीन के इंटरव्यू के तौर पे किया और वो मुस्कुराती भी रही साथ साथ में। रूटीन का इंटरव्यू भी गले पड़ा, रूटीन का इंटरव्यू भी गले पड़ा, क्योंकि हम बगैर तैयारी के हर काम करते हैं, बगैर होमवर्क के हर काम करते हैं। हमने टिकटें होमवर्क के बगैर तकसीम की हैं, हमने इंटरव्यू होमवर्क के बगैर दिए, हमने मजाक बनाया हुआ है मुमलकत को और मामलाते मुमलकत को। इस तरह रियासतें नहीं चलती। 5 साल चवले मारी है ना KPK के अंदर। अब KPK पूरा पुट्टा पड़ा हुआ है। पेशावर से क्यों नहीं लड़े खान साहब इलेक्शन? लड़के दिखाए ना इलेक्शन पेशावर से, क्यों बन्नू भागे? ठीक है, हुकूमत KPK में बन्नू में तुम्हें पता है जो होमवर्क जिसने कर रखा है उसका नाम है अकरम दुरानी, MMA वाला। हाँ, बड़ा खौफनाक होमवर्क है उसका। मुझे खदशा है कि बन्नू से भी लेने के देने न पड़ जाए। हुकूमत KPK में की कागजात कराची जाके अंजेख ने वहां पे बड़ा होमवर्क किया हुआ। जी दादाजी, मुदस्सिर शेख का जो सवाल है, अगरचे इस पे बात हो चुकी, कहते हैं इफ्तिखार चौधरी इतना खिलाफ क्यों हो गए इमरान खान के? मैंने पहले भी अर्ज किया कि 5 साल उसने गालियां खाई हैं। ओए इफ्तिखार चौधरी, तुमने RO के जरिए इलेक्शन ये किया। ओए इफ्तिखार चौधरी के धरने के अंदर तो किसको गालियां पड़ती थी? इफ्तिखार चौधरी को। मौजूद बहस ही वो था। ठीक है, जज जो होता है ना उसका कि मिजाज डेवलप हो जाता है। वो आर्गुमेंट सुनता है दूसरे, एक वकील के, दूसरे वकील के, तीसरे वकील के, चौथे वकील के, चुप रहता है। ये जजों के बोलने की जो बिदत है वो तो अभी शुरू हुई है ना। जज चुप करके नोट्स लेता रहता है और उसके बाद एक जजमेंट देता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। आजकल दस्तूर क्या हो गया कि हम दलाइल के ऊपर धमाले डालना शुरू कर देते हैं, पटूसियां मारना शुरू कर देते हैं। पटूसी समझते हैं क्या होती है? वो बंदर जो उल्टी कलाबाजी लगाता है ना उसको टपूसी कहते हैं। तो हम टपूसियां लगाना शुरू हो जाते हैं, ओ मीडिया के अंदर डन डन डन। ओ यार, वो आर्गुमेंट है। धमाल फैसले पे पड़नी चाहिए। धमाल फैसले पे पड़ेगी, टपूसियां फैसले पे होंगी। आपके खिलाफ आया या आपके हक में आया, नून लीग ये मिठाइयां वंड बैठे सब बाद मिठाइयां गले पै गई, पैया के नहीं गले पई, है ना? तो इसलिए ये इसलिए हुआ कि आर्गुमेंट के ऊपर टपूसियां पड़ रही थी। ठीक है जी। मोहम्मद जमील का मैसेज है। जमील साहब, BBC वाले इंटरव्यू पर दादाजी ने जवाब दे दिया। इमरान जट का मैसेज है दादाजी, काफी कबलस वक्त मैसेज है। कहते हैं नई हुकूमत की मौशी पॉलिसियां क्या होंगी, किस तरफ जाएंगे? मेरी ये ख्वाहिश है कि उनकी कोई मौशी पॉलिसियां हों सही। जो हालात नजर आ रहे हैं ना, खान साहब ने कहना हाँ भाई क्या किया, क्या करना, असद उमर ने कहना स्टॉक मार्केट में पैसे रख दो। ठीक है, उनके पास कोई होमवर्क नहीं है। अल्लाह के बंदो, लेकिन बहुत डिफेंसिव अप्रोच है आपकी कि हो सही, मतलब ये तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ हो सही, उतर आए आप। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है। माड़ी के मरासियों पे बात, माड़ी के मरासियों पे बात आ गई है। अल्लाह करे कोई पॉलिसी हो सही इनकी। ठीक है, हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर डॉलर 200 पे टुर गया तो आपने और मैंने सफर करना ना। खान साहब ने कहना मैं तो बरतानिया चला जाऊंगा, मैं तो गुजारा कर लूंगा, तुम नहीं रह सकोगे। हम फिर वाकई नहीं रह सकेंगे। आमिर मुस्तफा सऊदी अरब से कहते हैं दादाजी, जब आपके प्रोग्राम की छुट्टी होती है तो आपका पोता फारग नहीं बैठता, समझ कर लो के मत आके। ये बंदों को घर जाके प्रोग्राम दे के आते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। अरशद अली का मैसेज है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि PIBTL 6 का हो जाएगा? स्टॉक मार्केट
इन बातों पर नहीं चलती। ये पॉलिटिक्स वाली बातें आप क्यों कर रहे हैं? कितनी सच्चाई है देखिए, अगर टेक्निकली उसमें ब्रेकआउट हुआ तो वो नीचे चला जाएगा। 7-7.5 पे उसका अगला लो लगना है। मेरा जो हंच है वो ये कह रहा है, अगर ये यहाँ से टूटा तो वैसे 11 रुपए से उसे उठना चाहिए, उसे बाउंस करना चाहिए, क्योंकि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है रुपए वो उसको मिलेगी। अब कंट्रीब्यूट होगी उसके अंदर तो वो आएगा एक दफा 13, 14, 15 पे। जी आसिम महमूद कहते हैं, दादाजी खान साहब के इंटरव्यू वाले मामले पर आपकी ट्वीट नहीं आई, सब ठीक है ना? यार मैंने ट्वीट फरमाई है, वो तो इतनी हिट हुई है, वो इतनी हिट हुई है कि मैनू लोगों ने बकायदा फीडबैक आए ने कि मैं तो अंतिम मुका छड़ी उस ट्वीट के ऊपर। जी हाफिज अब्दुल कदीर पूछते हैं, दादाजी पाकिस्तान में बीएस पेट्रियटिक, अगर मैं इसको ठीक पढ़ पा रहा हूँ तो ये पीड्स का शायद नहीं, पेट्रियटिक यार ये अपने बच्चों का डॉक्टर नहीं होता जो, जी उसको कहते हैं पेट्रियटिक। इसका स्कोप कहते हैं दादाजी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान देखो में? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो कामयाब सनत है वो बच्चे पैदा करने की सनत है और ये पैदा होते और दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, और दुनिया जब हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखती है तो तौबा तौबा कर पड़ती। 3,47,00,000 थे आजादी के वक्त, मरे निकाल के भी 22 करोड़ है। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, हम में से हर एक के मतलब के दादा अबू तो भुगत ही गए हुए हैं ना, तकरीबन इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। इसके बावजूद भी हम 22 करोड़ हैं और दुनिया हमें खौफ से देखती है कि यार एक खुद साख्ता, मैं बड़े महफूज अल्फाज में बात करने लगा हूं, खुद साख्ता अजमत के गिरफ्तार ये लोग महारतों में जीरो बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड डाल लें तो नेगेटिव एटीट्यूड के हामल ये 22 करोड़ जब दुनिया में फैलेंगे जो कितनी तबाही फेरेंगे। दुनिया इस वजह से हमसे यरकी हुई है। दुनिया को हमारे एटम बम से नहीं यरकी हुई, वो कहते 22 करोड़ आंदा जांदा कख भी नहीं, और ऊपर से ठोस ठोस के इसके अंदर खुद साख्ता अजमत भरी गई है जो हिमालय से ऊंची है। वो इन्होंने तो पूरी दुनिया को फाड़ के रगड़ देना है और पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही फेर देनी है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, अगला अलमिया ये कि 65% नौजवान है। आहो ठीक है, ये अगला अलमिया है। ये अगला अलमिया जी। आरिफ पूछते हैं, दादाजी नेशनल बैंक के सदर और बैंक ऑफ पंजाब के सदर का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? कोई भी, उनके साथ जो टर्म एंड कंडीशन सेट हुई हैं वो उसके मुताबिक अपनी टर्म पूरी करके घर चले जाएंगे। अच्छा जी, उनको हटाया तो नहीं जा सकता। मोहम्मद असद कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि इंटरनेशनल, हाँ एक सूरत है कि उनको फोर्स कर दिया जाए कि वो रिजाइन कर दें, जैसा होता है हमारे यहाँ। हाँ। मोहम्मद असद कहते हैं, दादाजी के इमरान खान साहब को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बतौर वजीर आजम कबूल करेगी? देखिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाएं। ठीक है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपने मकासद की तकमील चाहिए होती है। यहाँ पे वजीर आजम कौन बने ये उनका कंसर्न नहीं होता। ठीक है, और उन्हें अपने मकासद की तकमील चाहिए होती है। उनके मकासद क्या है? उनमें नंबर 1 है सी पैक रोकना, और सी पैक इस लेवल पे रुका तो पाकिस्तान की तबाही फिर जाएगी। 20, 25, 30 अरब डॉलर का लोन चढ़ गया और आउटकम आया कोई नहीं। लो डेट सर्विसिंग कितों करोगे जी? ठीक है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि हमें इस तरह सजा दी जाए, पनिश किया जाए हमें। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैसेज जहांजेब खान का है, कहते हैं, दादाजी चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट की तारीखें क्या हैं? यार ये सवाल स्किप कर दे यार, ये हम आप भाईजान गूगल पे जाके वो देख लें, उसके ऊपर हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है जी। बिलाल बशीर कहते हैं, दादाजी छुट्टी ना किया करें, हम यरक जाते हैं। हाँ, मैं जो छुट्टी ना करा तो मैं ही यरक जाना। मैं पिछले दिन मेरे खिलाफ लगे हुई सी, इन्नी अदारे मेरे खिलाफ होए सन, बड़ी मुश्किल दे नाल घर पहुंचदा रहा। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हसन गनी, दादाजी पिछले सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है, कहते हैं, दादाजी वेव तो चली है पीटीआई की हुकूमत में आने की, मान लीजिए वो हुकूमत में आ जाते हैं, डिलीवरी के मामले पे डिलीवर कर पाएंगे? ये क्वेश्चन है यार। मेरी दुआ है वो डिलीवर कर पाए, ठीक है ना, मेरी दुआ है। आप भी दुआ करें कि अगर उनको ये मिलती है, मौका मिलता है तो वो कर पाए। लेकिन जो उनके खान साहब के खिलाफ, मैंने इस पे शायद कुछ कहीं पे बोला भी था, शायद अपने प्रोग्राम में भी ना बोला हो तो मैं दोबारा कह देता हूँ। खान साहब के खिलाफ रिहाम खान की किताब का लाया जाना, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी को एक्टिवेट किया जाना, ठीक है, ये दोनों के बारे में मैं एक बात आपको गारंटी से कसमियां कह सकता हूं, इन दोनों हरकतों के पीछे नून लीग नहीं है। कौन है वो आप बेहतर जानते हैं। खान साहब के मेहरबान है इन दोनों हरकत के पीछे।
और अगर खान साहब के मेहरबान है, इसका मतलब है खान साहब अपने मेहरबानों के लिए भी लाइबिलिटी बन गए। और ये बात तो शायद आपके इल्म में पहुंची हो कि खान साहब को भी ये बता दी गई है ये बात कि आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। प्राइम मिनिस्टर अगर पीटीआई को मौका मिला तो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बैरूनी दुनिया को भी तो मुंह दिखाना है ना, अमेरिका में ठीक है ना, काफी खराब है, पतली हालत है। नहीं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ये हमें बड़े रिलायबल सोर्सेज ने बताया 2-3 दिन पहले, ठीक है। और ये बात खान साहब के इल्म में ले आई गई है। उम्रे पे नंगे पाँव जाना भी उनकी इस, और वो इस बात पे काफी कबीदा खातर हुए, काफी गुस्से में भी आए हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या पलिए लोग के कुछ नवा चिल्ला शुरू कर ठीक है, इसलिए वो नंगे पाँव गए हैं खाना काबा, ये उसके अंदर शामिल है। अब समझ आ गई होगी, आप समेट दीजिए गुफ्तगू। समझ नहीं आई तो फिर समझ कर लो कि मत के नाल तक, लेकिन समथिंग रॉन्ग। सामईन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों और तबसरों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। अगर आप कामयाब कैरियर की तलाश में हैं, तो ज्वाइन कीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और बने प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ACM में, FCM में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन से फारिगुल तहसील तलबा के लिए दाखिले जारी हैं। ICMAP लाया ज़हीन तलबा के लिए शानदार स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी और बोर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप्स। BCom, MCom, BBA और MBA डिग्री होल्डर्स के लिए डायरेक्ट एग्जाम्शन। शानदार माजी की 65 साल तारीख, जिसके तुलबा CEOs और CFOs जैसी टॉप पोजीशंस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ICM में पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा, 42 फिरोजपुर रोड, नज़्द LOS लाहौर। फोन नंबर्स 042-111-042-262, मोबाइल नंबर 03324455-890। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें। 0800-78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। UK फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से जायद आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म UK फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800-786-01 601 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